नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रविवार है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक रविवार को मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज पर वीडियो होता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए चुनिंदा प्रश्नों का उत्तर मैं देने का प्रयास करूँ। पहला प्रश्न है सीताराम लोधी ठाकुर जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा, मेरे पिताजी मानसिक रोगी थे और मैं 3 भाई हूँ। इनमें एक भाई ने जाल फरेबी करके पिताजी को भला फुसला करके ले जा करके तहसीलदार के यहाँ अपने नाम पर सारे पैतृक संपत्ति का नामांतरण करवा लिया। तो अब उस संपत्ति में मुझे हिस्सा मिलेगा या नहीं? उत्तर में मुझे कहना है, लोधी साहब, सारे पैतृक संपत्ति में आपका भी बराबर का हिस्सा है। पटवारी के यहाँ अपने नाम का नामांतरण करवा लेने से वह पैतृक संपत्ति आपके भाई की नहीं हो जाएगी। उस संपत्ति में आप सभी भाइयों का हिस्सा है। लेकिन इसके लिए आपको सिविल कोर्ट में जाना होगा, वहाँ टाइटल पार्टीशन सूट का मुकदमा करना होगा। न्यायालय अगर ये पाए कि ये पैतृक संपत्ति है और आप पिताजी मानसिक रोगी थे, तो निश्चित तौर पर उस नामांतरण को कैंसिल कर देंगे और आपका शेयर निकाल के अलग कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है श्री राम जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि परिवार के पैतृक संपत्ति में जो बंटवारा होता है उसमें मेरा शेयर निकला। अब यह मेरा शेयर स्वअर्जित संपत्ति कहलाएगी या पैतृक संपत्ति ही कहलाएगी? श्री राम साहब, जो आपका शेयर मिला है वो आपका व्यक्तिगत संपत्ति कहलाएगी। वो तो पैतृक संपत्ति है ही, व्यक्तिगत संपत्ति कहलाएगी। अगर आपके पास कोई वारिसान नहीं है, आपके बाल बच्चे नहीं हैं, आपकी पत्नी नहीं है, वैसी परिस्थिति में आप उस संपत्ति के खुद मालिक हैं। आप चाहे तो उसे बेच सकते हैं। लेकिन अगर आपके कोई वारिसान हैं तो वह संपत्ति पैतृक कहलाएगी और बिना उन वारिसानों को हिस्सा दिए आप उस संपत्ति को बेचने के अधिकारी नहीं हैं। अगला प्रश्न है हरिशंकर जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि पिता ने अपने बेटे को नाजायज इसलिए कहना शुरू कर दिया कि उसे हिस्सा न देना पड़े। तो वह बेटा जिसे पिताजी नाजायज कह रहे हैं अपना हिस्सा कैसे प्राप्त करे? उत्तर में मुझे कहना है, हरिशंकर जी, इसके लिए आपको सिविल कोर्ट में जाना होगा और सिविल कोर्ट में पहले आपको साबित करना होगा कि आप अपने पिता के पुत्र हैं। इसके लिए DNA टेस्ट भी आपकी कराई जा सकती है। इस पर एक सुप्रसिद्ध मुकदमा हुआ है नारायण दत्त तिवारी बनाम रोहित शर्मा। नारायण दत्त तिवारी ने रोहित शर्मा को कह दिया था कि तू मेरा बेटा नहीं है। रोहित शर्मा सिविल कोर्ट में केस करने के बाद लड़ते लड़ते अंत में सुप्रीम कोर्ट से फैसला कराया कि वो नारायण दत्त तिवारी का ही बेटा है। इसके लिए आपको DNA टेस्ट कराना होगा। अगला प्रश्न है R12 साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा, एक पिता ने 3 पुत्रों में से अपनी संपत्ति को एक पुत्र को दान दे दिया। ऐसी परिस्थिति में क्या अन्य 2 पुत्रों का हिस्सा नहीं होगा? उत्तर में मुझे कहना है, R12 साहब, अगर संपत्ति पिताजी की पैतृक संपत्ति है तो अन्य 2 लोगों का हिस्सा होगा। लेकिन अगर संपत्ति पिताजी की सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, यानी निजी कमाई से खरीदी गई संपत्ति है, तो उसमें अन्य किसी भी भाइयों का कोई शेयर होना नहीं है। अगला प्रश्न है आराध्या का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे पिताजी ने अपने सारे पुत्रों को अपनी पैतृक संपत्ति को वसीयत कर दिया। क्या उसमें मेरा शेयर यानी बेटी का शेयर है कि नहीं? आराध्या, निश्चित आपकी शेयर है। आप इसके लिए सिविल कोर्ट में जाएंगे, टाइटल पार्टीशन सूट का मुकदमा करेंगे, वह वसीयत कैंसिल कर दिया जाएगा और आपका शेयर न्यायालय आपको निकाल करके अलग करके दे देगा। अगला प्रश्न है BPC का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि अगर हम रजिस्ट्री न करवाएं, सिर्फ स्टाम्प पेपर पर कोई ज़मीन खरीद लें, तो क्या उस ज़मीन पर मालिकाना हक हमें मिलेगा? क्या उस ज़मीन का दाखिल खारिज हो जाएगा? उत्तर में मुझे कहना है, BPC जी, नहीं होगा। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 17 कहता है कि सेल डीड, डीड ऑफ गिफ्ट, रिलिक्विशमेंट डीड, इन सभी का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो इन लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। सेक्शन 49 इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार ये सारे दस्तावेज जो अनरजिस्टर्ड दस्तावेज हैं अपना वैल्यू खो देते हैं, इसे वैलिड नहीं माना जाता और न्यायालय इसकी कोई मान्यता नहीं देती है। इसके आधार पर आपका दाखिल खारिज भी नहीं होगा। यानी बिना रजिस्टर्ड स्टाम्प पर रजिस्ट्री करवाए हुए उस सेल डीड का कोई वैल्यू नहीं है। उस सेल डीड के आधार पर आपको मालिकाना हक नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है जगदीश प्रसाद यादव जी का। इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को 2 रजिस्ट्री के माध्यम से बेच दिया। पहली रजिस्ट्री पर साइन किया और दूसरे रजिस्ट्री पर अंगूठे का निशान लगाया और विक्रेता मर गया। उसके 13 साल के बाद उसका वारिसान यानी उसका बेटा या पोता सिविल कोर्ट में यह केस किया कि अंगूठे वाली रजिस्ट्री गलत है। चूँकि मेरे पिताजी सिग्नेचर करते थे, अंगूठा से ज़मीन नहीं बेचते थे। अंगूठे वाली रजिस्ट्री जो है, जिस पर अंगूठे का निशान लगाया गया है, वह रजिस्ट्री फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड है। इसे फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड घोषित कर दिया जाए। तो क्या वह रजिस्ट्री फॉल्स हो जाएगा या फैब्रिकेटेड हो जाएगा? उत्तर में मुझे कहना है, यादव जी, अगर अंगूठे का निशान आप न्यायालय में साबित करने में सफल हो गए कि विक्रेता के ही अंगूठे का निशान उस सेल डीड पर है, तब तो वह रजिस्ट्री वैलिड माना जाएगा।
और अगर अंगूठे का निशान उस पर नहीं मिला, उसे साबित करने में आप असफल रहे, तो निश्चित तौर पर उस रजिस्ट्री को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अब विशेष अगले वीडियो में। यहीं पर मेरा वीडियो संपन्न हुआ। अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी अगर इस तरह की कोई भी कानूनी समस्या में परेशानी आए, मेरे बताए गए उत्तरों के अनुसार अपना प्रश्न का निदान ढूंढ लें।